पढ़ाने और लिखाने का काम किया। बड़े पैमाने पर जन जागृति लाने का काम इन महापुरुषों ने किया। हमारे समाज के लोग पढ़ लिख गए। ज्योतिबा फूले जब इस देश में, इस धरती पर नहीं रहे, फातिमा शेख इस धरती पर नहीं रही, तो उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज से थे, उन्होंने बागडोर लिया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो साहू जी महाराज ने क्यों चुना? साहू जी महाराज क्यों इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे? साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले से शिक्षा लिए और शिक्षा लेने के बाद वो इस देश में आंदोलन को आगे बढ़ाने की आंदोलन को गति देने के लिए बीड़ा उठाए। जब वो बीड़ा उठाए तो उनके जीवन में लाखों समस्याएं निर्माण हुई और लाखों समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको अपने इतिहास को जानना पड़ता है, जानना होता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। साहू जी महाराज ने क्या किया होगा? साहू जी महाराज ने अपने बाप के इतिहास को पढ़ा, अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ा। साहू जी महाराज ने अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ा। उनके पुरखे कौन थे? उनके पुरखे शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज जब राज्याभिषेक होना था तो शूद्र समाज के थे, कुर्मी जाति से थे, वो शूद्र समाज में थे। शूद्र समाज का राज तिलक जब तक नहीं होगा, कोई भी राजा जब तक राज तिलक नहीं होता है वो राजा नहीं माना जाता है। पूरे देश में उनका राज्याभिषेक करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। साथियों, बनारस से कोढ़ी ब्राह्मण आया, कोढ़ी ब्राह्मण, और वो सिंहासन पर बैठा। शिवाजी महाराज को जमीन पर बिठाकर उनका राज्याभिषेक किया गया। तब वो राजा घोषित हुए। और उन राजा शिवाजी जब इस देश में नहीं रहे, धरती पर नहीं रहे, तो उनकी आने वाली जो नस्ल थी, संभाजी महाराज नाम के राजा इस शासन को चलाने के लिए तत्पर हुए। वो शासन चला रहे थे। उन्होंने अपने बाप के इतिहास को याद किया तो उनके बाप के साथ जो अन्याय अत्याचार किया गया था उसका प्रायश्चित करने के लिए 9 ब्राह्मणों को हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया। पेशवा द्वितीय की हुकूमत आ गई और पेशवाओं ने संभाजी महाराज से प्रतिशोध लेने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़के संभाजी महाराज को जब पकड़वा लिया तो संभाजी महाराज के दोनों हाथ खंबे से ऐसे बांध दिए गए और खंबे से बांध देने के बाद 7 दिन तक लोहे के खुरचने से उनके शरीर की खाल नोची गई और 7 दिन तक वो खाल नोचने के बाद 7वें दिन उनके शरीर के 5 टुकड़े किए गए, मार दिया गया। और भाले की नोक में उनकी खोपड़ी को गाड़कर घोड़े पर घुड़सवार बैठकर उनके पूरे राज्य में जो है घूमा और राज्य में घूमकर एलानिया कहा कि तुम्हारे राजा की हत्या हमने कर दिया है। वो 4 टुकड़ों में लाश पड़ी है, अगर किसी की माई ने दूध पिलाया है तो उस लाश को दफन करके दिखाए। और दूसरी धमकी क्या दिया कि अगर कोई दूसरा राजा इस राजा के तरीके से अगर कोई दूसरा आदमी शूद्र समाज का राजा बनने का प्रयास करेगा तो उसके साथ यही हश्र किया जाएगा। ऐसी एलानिया धमकी पूरे राज्य में दिया गया। और जब पूरे राज्य में ऐसी धमकियां दी गई तो साथियों, जो इस देश में उनके खून के, उनके जाति बिरादरी के, उनके समाज के लोग थे, उनके सारे लोगों के दरवाजे अंदर से बंद हो गए। सारे लोगों के दरवाजे अंदर से बंद हो गए। कोई आदमी उनकी लाश को दफन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी देश के अंदर गणपति पहलवान नाम का आदमी जो वाल्मीकि था, भंगी था, उसका नाम गणपति था और उसने संकल्प लिया। वो गया राजा साहब की लाश को सुज्जे से सिला और सिलने के बाद 4 टुकड़ों को वो जो है सिलकर अब मुखाग्नि दिया संभाजी महाराज की लाश को। और जब लाश जलाई गई तो ये खबर कानों कान पेशवाओं को जब हो गई तो पेशवाओं ने सेना भेजा और उस गणपत पहलवान के परिवार में 18 लोग थे, 18 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। 18 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, मार दिए गए। ऐसा इस देश की व्यवस्था थी। ऐसी घटना हमारे समाज के ऊपर हुई, ये संभाजी महाराज के ऊपर ऐसी घटना हुई। और उस खोपड़ी को दफन नहीं किया गया था। उस खोपड़ी को वो ब्राह्मण जाति के जो बच्चे थे जब गेंद खेलते थे, उस खोपड़ी को गेंद बनाकर खेलते थे। एक दिन इत्तेफाक हुआ, एक महार जाति का छोटा सा बच्चा था 7 साल का, उसका नाम रिद्धनाथ था। और रिद्धनाथ जब वहां पर पहुंच गया खेलते हुए
तो वो देखा उस गेंद में आंखें थी, कान थे, नाक थी, दांत भी थे। तो उस गेंद को जब देखा तो उसने आकर घर में अपनी माँ से बताया कि वहाँ पंडित जी के लड़के खेल रहे हैं, उस गेंद में नाक बनी है, कान बना है, आंख बनी है। तो उसकी माँ ने उसको 2 चांटे मारे और कहा कहीं बेटा नाम नहीं लेना, नहीं तो ये लोग तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। वो गेंद नहीं है, वो हमारे राजा साहब की खोपड़ी है। ऐसी बात बताई। ऐसी बात जब बताई तो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चों का दिमाग होता है, मेमोरी होती है, खाली होती है, और वो 7 साल के बच्चे के दिमाग में वो बात फीड हो गई। और जब फीड हो गई तो उसने सोचा मैं भी किसी दिन जवान होऊंगा, और जब मैं जवान होऊंगा तो मैं अपने राजा साहब का बदला लेने के लिए अपना जिंदगी कुर्बान करूंगा। ऐसा संकल्प उसने ले लिया। आने वाले समय में पेशवा द्वितीय की हुकूमत थी, अंग्रेज इस देश में आ चुके थे, अंग्रेजों का फैलाव भी हो चुका था। पेशवा और अंग्रेजों के बीच में इस देश में बड़े पैमाने पर लड़ाइयां छिड़ गई थी। जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी। छुआछूत इतनी थी कि कोई एक जाति का दूसरी जाति का छुआ नहीं खा सकता था। तो क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने सेना बनाई यहाँ देश में लड़ने के लिए। तो अब एक जाति का आदमी दूसरी जाति का छुआ नहीं खा सकता था, इसलिए उसने अलग अलग जाति की रेजिमेंट बनाई, अलग अलग जाति की सेना बनाई। महार रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, इस तरीके से अलग अलग जाति की सेना बनाई। तो महार रेजिमेंट का जब उसने गठन किया तो वही जो 7 साल का बच्चा था जिसने राजा साहब की खोपड़ी को देखा था, वो रिद्ध नायक उसका नाम था, वही बच्चा जाकर वो सेना में भर्ती हुआ अंग्रेजों की। और जब सेना में भर्ती हुआ अंग्रेजों की तो फिर वो धीरे धीरे सेना नायक बन गया। जब वो रिद्ध नायक सेना नायक बन गया, वो 2 भाई सगे थे, रिद्ध नायक और सिद्ध नायक। और वो रिद्ध नायक सिद्ध नायक जो थे 8 फीट के लंबे चौड़े थे, बहुत ही बलवान योद्धा थे और वो अंग्रेजों की फौज में थे। अंग्रेज और पेशवा द्वितीय के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस समय इस देश की व्यवस्था वो हांडी और झाड़ू वाली थी। तो हांडी और झाड़ू वाली व्यवस्था कैसे बहाल हो, अंग्रेज और पेशवाओं के बीच में युद्ध भी छिड़ रहा था। तो अंग्रेज की सेना में भर्ती होने के बावजूद उस रिद्ध नायक ने सोचा कि मैं पेशवा द्वितीय के पास जाता हूं, और उनके चरणों के पास जाकर बैठा, नतमस्तक हुआ। उसने कहा हुजूर एक सवाल करना चाहते हैं। तो कहा कौन सा सवाल है। तो रिद्ध नायक ने बताया हम जरूर अंग्रेजी सेना में भर्ती हैं, लेकिन अंग्रेजी सेना में भर्ती होना ये हमको समझिए जरूर, लेकिन आज जो आपसे और अंग्रेजों से लड़ाई चल रही है, थोड़ी सी बात अगर हमारी आप मान ले महाराज, तो हम अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह कर सकते हैं, अंग्रेज को इस देश से पलायन करने पर मजबूर कर सकते हैं। इतनी क्षमता हम लोगों के अंदर है, हमारी सेना में है, इतनी कला, इतनी निपुणता हमको मिल चुकी है। आप मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। तो कहा कहो कौन सी बात मनाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा रिद्ध नायक ने, हमारे देश में जो विषमता ये हांडी और झाड़ू की है, इसको आप बहाल कर दो, हम अंग्रेजों को देश से भगा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। पेशवा द्वितीय ने डांट कर कहा है शूद्र, तेरी औकात मुझसे बात करने की है, तू शूद्र है। मैं समझता हूं तुझे कितनी व्यवस्था बहाल करनी होगी। तुम शूद्र हो, शूद्र की औकात में रहो, एक सुई की नोक के बराबर तुम्हारी व्यवस्था बहाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा डांट कर उसने रिद्ध नायक को भगा दिया। साथियों, रिद्ध नायक ने ठान लिया अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका प्रतिशोध लेने की जरूरत। 500 महार सैनिक बटालियन का मुखिया था और पूना से महाराष्ट्र की 80 मील की यात्रा करके ये लोग आ रहे थे। 80 मील पैदल चल चुके थे। गोरेगांव में रात हो गई। 31 दिसंबर 1817 था। वहां पर इन्होंने कैंप गाड़ दिया 500 सैनिकों का, और खाना बन रहा था। शाम का समय था। अभी ये खाना बनता तब खाते, तब रात में सोते, ऐसी तैयारी हो रही थी। इधर पेशवा द्वितीय के लोगों ने खबर किया अभी महार कोरेगांव पहुंच गए हैं और उन्हें लूटना होगा, उन्हें मारना होगा। इधर पेशवा द्वितीय ने आदेश दे दिया और 30,000 सैनिक लेकर पेशवा पहुंच जाते हैं।
30,000 सैनिक लेकर कोरेगांव पहुंच जाते हैं। मामला क्या था, कोरेगांव के पास एक नदी थी, उसका भीमा नाम था, और भीमा नदी गांव के बगल में थी। इस पार पेशवाओं की सेना थी और उस पार महारों की सेना थी। 31 दिसंबर का दिन था, पूस की रात थी, बहुत कड़कड़ाती ठंड थी। ऐसी खबर जब महारों को हुई तो महार खाना खाने में की चिंता नहीं किए। 80 मील पैदल चलकर आए थे, कई दिनों के भूखे थे। उन महारों ने जो है अपना अपना हथियार उठाया और अपना अपना हथियार उठाकर उस नदी में कूद गए और नदी में कूदकर उस पार हुए। आमने सामने लड़ाई होने लगी। जैसे पेशवाओं को मैसेज मिला इसमें रिद्ध नायक और सिद्ध नायक दोनों भाई आए हुए हैं, तो उसमें 2000 ऐसे सैनिक थे जिनके पीछे से पतली टट्टी आ गई, और जब पतली टट्टी आई तो अपना वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। 2000 सैनिक भाग गए, वहां पर 28,000 पेशवाओं के सैनिक बचे। 28,000 पेशवाओं के सैनिकों को 500 महारों ने 12 घंटे में, जैसे हम लोग खेत में गन्ना काटते हैं उसके बाद बेड़ कर देते हैं ना, गन्ना खड़ा होता है, काटते हैं फिर बेड़ हो जाता है, उस प्रकार से 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने मूली गाजर के तरह जो है काम खत्म कर दिया, काट दिया। ऐसे हमारे पुरखे थे, ऐसे हमारे महापुरुष थे। अरे खून तो उन्हीं का बह रहा ना हमारे शरीर में, वो गरम था खून। अभी हमें गरम करने की जरूरत पड़ी तो हम गरम कर सकते हैं ना, क्यों भाई? अगर खून गरम करने की जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं। अरे भाई 28,000 को 500 ने मारा, एक आदमी ने 56 आदमी को मारा। अभी वो नकली 56 इंच वाला मंच पर कहता है 56 इंच का सीना है। अरे उसके बाप के 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच वाले हम लोग हैं, 56 इंच वाले हम लोग हैं। हमारे पुरखों ने 56 का आंकड़ा दिया है, उनके बाप ने नहीं दिया है। तो ऐसा इतिहास साहू जी महाराज ने पढ़ा होगा, ऐसा इतिहास साहू जी महाराज ने पढ़ा। पढ़ने के बावजूद साहू जी महाराज के साथ भी इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ, और इस जुल्म को झेलते हुए पूरे देश में उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, आजादी के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी। और उस आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते वो बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने प्लान किया कि हमने जो इतिहास पढ़ा है उसमें इस देश के अंदर अगर कोई मार्शल है, अगर कोई लड़ाकू है, अगर कोई हासिल कर सकता है अपने मुकाम को, तो केवल महार जाति के लोग हैं, इसके सिवा इस देश में कोई नहीं है। तो साहू जी महाराज ने मंथन किया, विचार किया। उन्होंने कहा कि जब 500 महार तलवार की बदौलत 28,000 को काट सकता है, तो हमें दूसरी ताकत महारों को देना होगा। एक ताकत तलवार की और दूसरी ताकत कलम की। तो साहू जी महाराज ने बड़े कठिन विचार करके, दिमाग से विचार करके उन्होंने क्या सोचा कि हमें आने वाले समय में हमारे आंदोलन को कौन बढ़ा सकता है। तो उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना और पैसा देकर उनको पढ़ाया, डिग्रियां हासिल करवाई और लायक बनाया। लायक बनाने के बाद वो उत्तर प्रदेश की धरती पर आए, और उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर उन्होंने 50,000 लोगों के बीच में अम्बेडकर का हाथ पकड़कर कहा, मैं इस दुनिया में अगर नहीं रहूंगा तो मेरे आंदोलन को गति देने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेगा। आप सभी बहुजन साथियों को इनका साथ सहयोग और समर्थन करना होगा। तब बाबा साहब अंबेडकर के हाथ में नेतृत्व आया, और जब बाबा साहब अंबेडकर के हाथ में नेतृत्व आया तब भी समस्या इस देश में विकराल थी। तब भी हमारे लोग जानवर जैसा जीवन जी रहे थे, तब भी हम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1932 को गोलमेज सम्मेलन में अधिकार हम लोगों को 17 सितंबर 1932 को अधिकार मिला। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां कहा था लंदन में कि हमने इस देश के रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अभी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब जो है मेहतरानी के पेट से राजा पैदा होगा। मतलब मेहतरानी का बच्चा जो होगा वो प्रधान बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। अब राजा का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
बैलेट बॉक्स की व्यवस्था करता हूं। इस व्यवस्था को काउंटर करने के लिए जिसको आप लोग देश का बापू कहते हैं, वो बापू नहीं है, वो बहुजन समाज का हत्यारा है, बहुजन समाज का दुश्मन है। मिस्टर गांधी ने उस बात को काउंटर किया और उस अधिकार को जो बाबा साहब लंदन से लेकर आए थे, उस अधिकार को पूना पैक्ट के तहत खत्म करने का काम किया। आज भी इस देश के अंदर पूना पैक्ट इफेक्टिव है। जब तक ये इफेक्टिव रहेगा तब तक हमारे समाज में एमपी होगा, एमएलए होगा, जिला पंचायत होगा, प्रधान होगा, मुखिया होगा, लेकिन वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। नॉमिनेटेड का मतलब रखा हुआ मतलब जैसे मोदी रखा हुआ है, रखा हुआ समझते हो, एक महिला विधवा हो जाती है तो कोई दूसरा आदमी दूसरे गांव का आता है, रख लेती है, वो रखा हुआ आदमी होता है। वैसे आपका जो प्रधान एमएलए एमपी है वो दलाल है, वो भड़ुआ है, वो कुत्ता है, वो जाकर अपने मालिक का तलवा चाटने का काम करता है, हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पूना पैक्ट आज भी इफेक्टिव है। ऐसी परिस्थितियों में आपको इन दलाल भड़ुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बुद्ध की बात को मानना है। आत्मदीपो भव, स्वयं की ताकत निर्माण करो, स्वयं की जांगर निर्माण करो, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। आपको भी हथियार उठाना पड़ेगा, आपको भी डंडा लाठी उठाना पड़ सकता है, आपको तलवार उठाना पड़ सकता है। आपको अपनी ताकत पर भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के लाए हुए अधिकार को मिस्टर गांधी ने जब खत्म कर दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब दोबारा इस देश में संविधान लागू करने का मौका मिला, तो साथियों यही जो मिस्टर गांधी जैसे कमीने नेता थे, इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है रोकने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर दादर मुंबई से चुनाव लड़के आए और जब चुनाव मैदान में आए तो इन्हीं लोगों ने बाबा साहब के ही आदमी को, स्टोनो को, कैजोलकर नाम का आदमी को वहां नेहरू ने 25,000 रुपया देकर चुनाव लड़ा दिया, अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया। उस जमाने का 25,000 आज की तारीख का 2.5-3 करोड़ रुपया होता है। और बाबा साहब को चुनाव हराया और जब वो चुनाव जीत गया तो पार्टी किया, और जब पार्टी किया तो बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया, बतौर चीफ गेस्ट बुलाया, कहा हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव जीत कर आया हूं आपके विरोध में। तो बाबा साहब अम्बेडकर मंच पर खड़े हो गए तो उन्होंने भाषण दिया, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा किसी जमीन पर अगर हाथी बैठा है, किसी जमीन पर अगर हाथी बैठा है और गधा उसके बगल अगर खड़ा कर दिया जाए तब भी गधा छोटा पड़ जाएगा, तब भी गधा छोटा पड़ जाएगा। इस प्रकार से जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने गधे को आशीर्वाद दिया, कैजोलकर को। तो इस प्रकार से जो है वो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को जाने से रोका गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा चुनाव लड़ते हैं। कहां से? खुलना, जसोर, बोरीसाल, फरीदपुर से चुनाव लड़कर आते हैं, जीत कर आते हैं। और जैसे जीत कर आते हैं 4 बजे रिजल्ट घोषित हुआ, अम्बेडकर जीत गए, 5 बजे सर्टिफिकेट मिल गया और शाम को जो है रातों रात नेहरू ने गुंडों और बदमाशों की कमेटी बुलाई और कमेटी बुलाकर वो चारों जिला खुलना, जसोर, बोरीसाल, फरीदपुर पाकिस्तान में दे दिया, चारों जिला। अब कहा सवेरे अम्बेडकर जी जीत कर गए तो सर्टिफिकेट दिखाने लगे, मैं जीत कर आया हूं। तो अम्बेडकर जी आप जीत कर तो आए हो, लेकिन जिस सीट से जीत कर आए हो वो हमने रात को पाकिस्तान में दे दिया है, अब तुम पाकिस्तान जाओ। मिस्टर गांधी ने कहा आपके लिए रोशनदान, खिड़कियां तो खिड़कियां, गेट दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद है, आप एंट्री नहीं हो सकते हो। अम्बेडकर जी को अपमानित करके भगाया गया। तब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों ने सहयोग दिया, इस देश के मुसलमानों ने सहयोग दिया, इस देश के कुर्मी समाज ने सहयोग दिया। फजलुल हक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के चेयरमैन योगेंद्र नाथ मंडल कुर्मी जाति से थे। दोनों लोगों ने मशविरा किया और मशविरा करके फजलुल हक ने कहा योगेंद्र नाथ मंडल इस्तीफा दो। योगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दिया, तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर वहां से जीत कर आए, और जीत कर आए तब उनको संविधान लिखने का अधिकार मिला। मेरे ये सारी बातें कहने का मतलब क्या है? मेरे सारी बातें कहने का मतलब है कि आप अलग अलग लड़ाई लड़ोगे तो अलग अलग पिटाई होगी, अलग अलग मारे जाओगे, इसलिए कि हमारे पुरखे एका होकर लड़े थे, इसलिए हमें भी एका होकर
लड़ना होगा। अगर एका होकर नहीं लड़ोगे तो अलग अलग पिटाई होगी, अलग अलग पिटाई होगी, अलग अलग पिटाई होगी। इसलिए अलग अलग ना पिटाई हो। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में सारे लोग मौके पर इकट्ठा हो जाते थे, तो हमको भी मौके पर इकट्ठा हो जाना है। क्योंकि इस देश में अगर ताकत आपके पास होगी तभी जाकर आप जो है चुनौती दे सकते हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप चुनौती नहीं दे पाओगे। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। और जो संविधान लिखने का मौका मिला साथियों, तो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था किया हुआ है। अभी कल ही की घटना है, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। अभी आपका भी दल था और हमारा भी वहां दल था। हम लोग वहां से झंडा बैनर लेकर निकले, पटेल मूर्ति के पास आए, पटेल मूर्ति को अभिवादन किया। 100 मीटर आगे बढ़े थे, एक दरोगा जी आ गए, कहा रुकिए 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 रुकिए। और जैसे उन्होंने कहा रुकिए, वैसे हम लोग लेट गए सड़क पर। और जब लेट गए सड़क पर तो सड़क हो गई जाम। अब वो अपने प्रशासन को खबर करने लगे, तब तक 20-25 मिनट हो गया। अभी संजय मौर्य जी जो कोतवाल हैं यहाँ के, वो दौड़ कर आए। उन्होंने कहा आपने परमिशन नहीं लिया है, आपने जो है ये गलत तरीके से रैली जुलूस कर रहे हो। तो हम लोगों ने कहा अरे तुम कौन होते हो परमिशन देने वाले, क्या पावर है तुमको परमिशन देने का। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के आर्टिकल 19 में हमको 1950 में देकर गए हैं, तुम कौन होते हो। तो कहा नहीं जाने देंगे, एसडीएम से परमिशन लेना होगा, कलेक्टर से परमिशन लेना होगा। हम लोगों ने कहा तो फिर नहीं जाने दोगे तो जेल ले चलो, गन्ना दफ्तर नहीं जाने दोगे तो जेल ले चलो। हम जेल जाने को तैयार हैं। मजबूरी हो गई उनकी, हम लोग जवाब देने लायक थे तब हमारा काम बनाना। हम लोग इकट्ठा एका होकर आए थे तब काम बनाना। अगर 4-6-10 आदमी होते तो मारे डंडा से पिटाई कर देते और अंदर भी कर देते। क्यों भाई? तो इस प्रकार से आपको अपने संविधान के बारे में जानने की जरूरत है। और आप लोग देख रहे थे, यहाँ तक सीओ साहब और कोतवाल साहब गेट के अंदर तक हम लोगों को करने आए थे, उसके बाद वापस गए। फिर यादव जी पूरा 5 बजे तक यहाँ लगे रहे, पूरी फोर्स एक गाड़ी लेकर। आप लोग गवाह है इस बात की। तो ये सारी बातें आपको समझना होगा कि एका में ताकत है। ऐसा हमारे महापुरुषों ने जो है एका होकर लड़ाई लड़े थे। तो इस देश के अंदर जब संविधान मिला तो संविधान में हमको अधिकार मिला। और संविधान हमारे बाप ने लिखा, ये भी कह सकते हो। संविधान हमारे बाप ने लिखा है। और हमारे बाप ने संविधान लिखा तो ऐसा वैसा विधान नहीं लिखा, संविधान लिखा। सम माने बराबर होता है, विधान माने कानून होता है। हमारे बाप ने बराबर का कानून लिखा, तुमको भी अधिकार दिया, हमको भी अधिकार दिया। और तुम्हारे बाप ने जो संविधान लिखा था तो हमारे बाप को लंगोटी पहनने का अधिकार दिया था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया था। हमारे बाप ने तो सबको बराबर का अधिकार दिया। इसलिए हमें गर्व है, तुम्हारे लोगों को आने वाले समय में हम सबक सिखाने वाले हैं। ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस देश के अंदर संविधान आने के बाद आपको पता होना चाहिए, आप इतने लोग बैठे हैं और बुजुर्ग साथी भी हैं। मैं अगर सवाल करूं कि आज के 50 साल पहले किके स्लेब लाग रहा है तो पता चला 50 साल बाद तो कोई स्लेब नहीं लाग रहा है। नहीं लगी थी ना। जब संविधान आया, हम लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा लेने का अधिकार मिला, तब 4 पैसे वाले हुए, तब स्लेब लगी, तब मकान बना। ईंटा वाली स्लेब की जिंदगी 50 साल होती है और आरसीसी वाली स्लेब की जिंदगी 100 साल होती है। तो बहुत सारे लोग जो आजादी के बाद मकान बनवाए थे, ईंटा वाली स्लेब तो गिरने वाली है, गिर जाएगी। और जो लोग आरसीसी लगवाए हैं वो 100 साल बाद गिरने वाली है। भाई अमर तो रहेगी नहीं। और संविधान मिलने के बाद सब कुछ हुआ। कपड़े पहनने का अधिकार मिला, सड़क पर चलने का अधिकार मिला, स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। इसके पहले कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को पैदल चलने का अधिकार नहीं था। जब संविधान की बदौलत हम जानवर से